नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन की इस सीरीज़ में ये हमारी तीसरी वीडियो है और आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट के बारे में। और इससे पहले हमने जाना आर्ट क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है और इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने बात की है। और आज हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि बड़े बड़े विद्वानों ने और बड़े बड़े स्कॉलर्स ने जो है इसको कला को जो है कितने भागों में डिवाइड किया है। तो इसी के ऊपर आज ये हमारी छोटी सी वीडियो है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं इसके वर्गीकरण के बारे में कि इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया था। कला को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया था, लेकिन इसके ऊपर भी सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भरत मुनि के बारे में। तो भरत मुनि, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भरत मुनि ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व नाट्य शास्त्र लिखा है, जिसमें उन्होंने 8 रसों का वर्णन किया है। नाट्य शास्त्र में उन्होंने कला व शिल्प दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। और भरत मुनि ने कला को 2 भागों में बांटा है। इन्होंने भी कला को 2 भागों में ही विभक्त किया गया है। और इन्होंने जो कला को 2 भागों में बांटा है उनमें से सबसे पहली आर्ट यानी इनकी मेन आर्ट यानी कि मुख्य कला, और दूसरी है सेकेंडरी आर्ट यानी कि गौण कला। तो जो इनकी मुख्य आर्ट है, मेन जो कला है, उसमें इन्होंने माना है पेंटिंग को, स्कल्पचर को, और उसके बाद जो उनकी सेकेंडरी आर्ट है इन्होंने इसमें रखा है अप्लाइड आर्ट को, जो कि जिसमें हम किसी भी चीज़ को अप्लाई करते हैं जो कि हमारे जो है अर्निंग के सोर्स से आती है, या मतलब जिसके लिए हम जो है अर्निंग करते हैं, तो वो वाली आर्ट को उन्होंने गौण आर्ट के तौर पे रखा गया है। और वैसे भी आप सभी को पता है कि भरत मुनि जो है वो सबसे पहले जो है इन्हीं ने जो है वो 8 रसों का वर्णन किया है। तो इस तरह से इन्होंने 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट बात करते हैं पाणिनि की, जो कि बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा है और इसमें भी इन्होंने जो है 2 भागों में कला को बांटा है। और इसमें इन्होंने सबसे पहले भाग पे रखा है अप्लाइड आर्ट, जिसको हम उपयोगी कला भी कहते हैं और या हम इसे कारुकला भी कहते हैं। अब हम जो बात करते हैं पहले इसको समझ लेते हैं कि उपयोगी कला कौन सी कला होती है। उपयोगी कला वह कला होती है जो हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए के काम आती है, जैसे कि कुम्हार का बर्तन बनाना, सुनार का आभूषण बनाना इत्यादि। और दूसरी आर्ट है इनकी फाइन आर्ट, और फाइन आर्ट को हम और कहते हैं ललित कला या चारु कला। इसको चारु कला का नाम भी दिया गया है। फाइन आर्ट के अंतर्गत या ललित कला में वे कला आती है जिसमें सौंदर्य की अनुभूति होती है, और ये मुख्यतः 5 प्रकार की मानी गई है। और जिसमें है आपका स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर हो गया, म्यूजिक, ड्राइंग, पोइट्री आर्ट, मतलब स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला और काव्य कला। तो ये सभी की सभी 5 कलाओं को, इन सभी 5 कलाओं को ललित कला यानी कि फाइन आर्ट के अंतर्गत इनको माना गया है। तो ये जो डेफिनेशन थी, ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये पाणिनि के द्वारा की गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हीगल के अकॉर्डिंग कि हीगल के अकॉर्डिंग भी जो है कला को 2 भागों में ही बांटा गया है। और इन्होंने जो भाग किए हैं कला के, वो है सबसे पहले है विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला, और दूसरा है ऑडियो आर्ट यानी कि श्रव्य कला। तो इन्होंने दृश्य कला का मतलब है कि जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, विजुअल आर्ट, दृश्य कला। तो इसमें आपका जैसे कि आपका नृत्य हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, स्थापत्य कला जिसको हम बोलते हैं, मूर्ति कला हो गया। तो वे सभी चीज़ें जिसको हम अपनी आंखों से जो है देख सकते हैं, तो वे सारी कलाएं जो है वो दृश्य कला के अंतर्गत आ जाएगी। और नेक्स्ट जो है इसमें ऑडियो आर्ट मतलब श्रव्य मतलब सुनना, जिसको हम अपने कानों की सहायता से सुनते हैं। तो उसके अंतर्गत इन्होंने माना है संगीत कला यानी कि म्यूजिक को, पोइट्री को, कविता को, और इसके साथ साथ जो हमारी स्टोरी होती है, मतलब जिसमें हम जो है स्टोरी लिखते हैं, कहानियाँ जो लिखते हैं, वो उसी के अंतर्गत इन्होंने उस आर्ट को माना गया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु के बारे में। और अरस्तु ने भी जो है मुख्यतः आर्ट को 2 भागों में ही डिवाइड किया गया है। तो और इन्होंने माना है, इनका जो पहला आर्ट है जो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है, तो सबसे पहले नंबर पे है फाइन आर्ट यानी कि ललित कला, और दूसरे नंबर पे इन्होंने रखा है लिबरल आर्ट यानी कि उदार कला। और इस उदार कला में भी इन्होंने अप्लाइड आर्ट को ही जो है महत्वता दी गई है कि जो हमारे जीवन को जीने के लिए जो है
जो है लाभकारी हो, फायदेमंद हो, तो उसी को उन्होंने इसके अंतर्गत माना है। नेक्स्ट नंबर पे है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र जी जो कि एक कश्मीरी पंडित थे और इन्होंने कला विलास ग्रंथ लिखा है। कला विलास ग्रंथ नामक जो इनका जो अपना ग्रंथ है, इन्होंने इसमें 64 जन उपयोगी कला, 32 पुरुषार्थ की कला जिसमें धर्म अर्थ काम क्रोध को लिया गया है, और 64 वेश्याओं की कला, 64 सुनारों की कला, 10 चिकित्सकों की कला और 16 कायस्थकों की कला, और इस प्रकार से 100 कलाओं का वर्णन जो है इन्होंने अपने कला विलास ग्रंथ नामक में किया है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि क्षेमेंद्र ने बहुत सारी कलाओं का वर्णन अपने कला विलास ग्रंथ में हमें देखने को मिला है। तो इसके बाद हम आते हैं, ये तो थे कुछ ऐसे विद्वान जिन्होंने कला को 2 भागों में, और मोस्टली सभी विद्वानों ने जो है कला को 2 भागों में ही विभक्त किया गया है। लेकिन विशेष तौर पे जो है अगर हम देखें कि कला को किस किस आधार पे हम जो है इसको बांट सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, तो वो है इसके 5 भाग। तो 5 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले है इसके रूप के आधार पर। तो रूप के आधार पर जो होते हैं, सबसे इसमें क्या है कि रूपात्मक या स्थान पर आधारित कि रूप या स्थान पर आधारित कला में मूर्ति, चित्र तथा वस्तुकला आती है। इनका रूप देखा जा सकता है परंतु गत्यात्मक या गति पर आधारित कला नहीं देखी जा सकती। इसमें संगीत तथा काव्य आते हैं। संगीत में तो केवल स्वरों में ही आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु काव्य शब्दों का संगीत द्वारा ही गाकर प्रभाव होता है। कुछ विद्वानों ने इन्हें अचल और चल ललित कलाएं कहा गया है। मतलब कि जिसमें हम जो है किसी फॉर्म को, किसी आकृति को विशेष तौर पे हम उसको बेस मानते हैं, उसको हम जो है जिसको हम जो जिसमें जो रूप सारी जिसमें जो आकृतियां आती है तो उसी को जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। नंबर 2 पे हम जो बात करते हैं इंद्रियों के आधार पर, जो हमारे बेस्ड होती है सेंसेस के अकॉर्डिंग, मतलब कि जिसको हम जो अपने सेंस के अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंद्रियों के आधार पर जो कला को वर्गीकृत किया जाता है उनमें है चित्र, मूर्ति आदि आँखों को आनंद देने वाली कला है। मतलब उसको हम अपनी आँखों से जो है वो देखते हैं। वे ललित कलाएं जिनका कान रसा स्वादन करते हैं, मतलब कानों से हम उनको सुनते हैं। संगीत वो कला आदि है, परंतु नाटक जो है उसको भी हम अपने आँखों से ही देखकर हम जो उसका आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से ये वे कलाएं हैं जिनको हम अपने सेंसेस के थ्रू जो है देखते हैं, अनुभव करते हैं, और इसको इसी के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कला के वर्गीकरण के मूर्तता के आधार पर। मतलब हमने कला को मूर्तता के आधार पर वर्गीकृत किया है। मतलब जैसे कि इसमें आपकी मूर्तियाँ, चित्र आदि आते हैं, तथा अमूर्त कला के अंतर्गत काव्य और संगीत ही आते हैं। अमूर्त का मतलब कि जिसमें कोई भी आकार नहीं है, कोई भी उसमें मूर्ति नहीं बन रही है, तो वो है आपके काव्य और संगीत। क्योंकि इसका कोई मूर्त रूप नहीं होता। कविता यद्यपि लिखी जाती है परंतु उसके सुनने में ही आनंद आता है और उसका मूर्त रूप दृष्टिगोचर होता है। तो इस तरह से हम ये बात मान सकते हैं कि ऐसी चीज़ें या ऐसी कला जिसमें सिर्फ हम किसी भी मूर्तता को नहीं रखते हैं, मतलब कि उसमें जो है मूर्ति के आधार पर हम इस चीज़ को मान सकते हैं, और जो हमारी काव्य है वो हमारे अमूर्त के आधार पर आते हैं। नंबर 4 पे है अनुकरण के आधार पर। अनुकरण में चित्रकला सर्वप्रथम आती है, क्योंकि चित्रकार को जो भी दिखाई देता है वह उसी का अनुकृति की अभिव्यक्ति करता है। परंतु आजकल आधुनिक चित्रकला में अनुकरण किए बिना भी चित्र रचना हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी की नकल करें तो उसी को हम जो कला कहेंगे। मतलब कला में अनुकरण के बिना भी रचना हो सकती है, जिसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यानी कि सूक्ष्म कला कहा जाता है। पर उसमें भी यदि देखा जाए तो आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति होती है। मतलब उसमें हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाओं के द्वारा हम उसमें फीलिंग लाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अनुकरण का दूसरा रूप है जो अप्रत्यक्ष है। मूर्तिकला भी अनुकरण पर आधारित है। अनुकरण का आधार न लेने वाली कलाओं में वास्तुकला आदि है। और लास्ट वर्गीकरण है मनोविज्ञान के आधार पर। मतलब अलंकरणात्मक कलाओं में श्रृंगार कला है, विभिन्न प्रकार के श्रृंगार करना जिसमें पत्र रचना इत्यादि निहित है। इसी के अंतर्गत
अनुकरणात्मक कला में जैसे ऊपर कहा गया था कि चित्रकला और मूर्तिकला आती है। अनुकरण का मतलब है कि नकल के आधार पर हम जो है चित्रकला और मूर्तिकला को मानते हैं कि इसका हम अनुकरण करके इसको इन दो कलाओं को इसमें रखा जाता है। लेकिन मनोविज्ञान का कहना है कि मनुष्य स्वभाव से अनुकरण की प्रवृत्ति रखता है, मतलब पहले से ही वो उसका स्वभाव है किसी को नकल करना, किसी का अनुकरण करना। वह जैसे देखता है उसी के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयत्न करता है। इसी जन्मजात स्वभाव के कारण मनुष्य रचना करता है और जो देखता है उसी की वह नकल करता है। अतः हम कह सकते हैं कि कला का वर्गीकरण जो है वो कई भागों में हो सकता है और उसको हम अपने अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट पे एक छोटी सी वीडियो और आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। तो आइए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।